Hello everyone, welcome back once again. Let's continue with the next case scenario, which is case scenario number 37. करते हैं स्टार्ट. चलिए देखते हैं क्या कह रहा है केस सिनेरियो 37. SV Enterprises is a pharmaceutical company. SV Enterprises क्या है? फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है क्या? मेडिसिन मैन्युफैक्चर करती है. क्या करती है? मेडिसिन मैन्युफैक्चर करती है. जिसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? हेड ऑफिस है इसका राजस्थान में, जो कि रजिस्टर्ड है जीएसटी में. एसवी एंटरप्राइजेस फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मेडिसिन मैन्युफैक्चर कर रही है और राजस्थान में रजिस्टर्ड है. एंड क्या बता रहा है? मंथली फाइलर है, मतलब इसने कॉम्पोजिशन को नहीं करा है. इट प्राइमरीली सप्लाईज द टू प्रोडक्ट. ये क्या करती है? टू प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी. जो प्रोडक्ट ए वो सप्लाई करती है वो 18% पे टैक्स होता है, एंड जो प्रोडक्ट बी सप्लाई करती है वो 28% पे टैक्स होता है. उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है. फ्रॉम द हेड ऑफिस इट मेक्स द सेल्स. हेड ऑफिस कहां पर है इसका? राजस्थान में. राजस्थान से ये सेल करता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर रिसीव. ऑर्डर रिसीव डीलर से रिसीव हुए हैं या ब्रांचेस से रिसीव हुए. इट मींस ये क्या करती है? डीलर्स को भी सेल करता है, अपनी ब्रांचेस को भी सेल करता है. टोटल सेल्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. फेब्रुअरी मंथ की हमें क्या गिवन है? फेब्रुअरी मंथ की हमें सेल्स गिवन है. देखिए प्रोडक्ट ए की सेल्स एंड प्रोडक्ट बी की सेल्स मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेती हूँ. प्रोडक्ट ए पे लगना है 18%, प्रोडक्ट बी पे लगेगा 28%. प्रोडक्ट ए की सेल कितनी है? इंटरस्टेट इंट्रास्टेट. प्रोडक्ट बी में भी सेम इंटरस्टेट इंट्रास्टेट. चलिए उसके बाद क्या बोल रहा है, इसके नीचे क्या बोला है? इसमें कुछ ब्रांच ट्रांसफर भी इंक्लूडेड है. देखते हैं आगे क्या बात कर रहा है. द कंपनी ट्रांसफर द प्रोडक्ट ए. कंपनी ने प्रोडक्ट ए ट्रांसफर किया है टू इट्स ब्रांच सिचुएटेड इन मुंबई. अब सिंपल सी बात, ब्रांच कहां सिचुएटेड है? सेम स्टेट में सिचुएटेड नहीं है, दूसरी स्टेट में सिचुएटेड है. तो ये डिस्टिंक्ट एंटिटी हुई? बिल्कुल हुई. भले ही ये रजिस्टर्ड हो या नॉट रजिस्टर्ड हो, ये दूसरी स्टेट में है तो डिस्टिंक्ट एंटिटी हुई? बिल्कुल हुई. तो इस पे जो ट्रांसफर करेंगे उस पे टैक्स लगेगा? बिल्कुल. ये टैक्सेबल सप्लाई मानी जाएगी. तो टैक्सेबल सप्लाई मानी जाएगी. चलिए देखते हैं टैक्सेबल सप्लाई मानी जाएगी तो कितने पे मानी जाएगी. अब मुझे आपको एक कंसेप्ट रिकॉल कराना है. डिस्टिंक्ट एंटिटी क्या होती है? डिस्टिंक्ट एंटिटी एंड रिलेटिव से हम कुछ डील करते हैं तो उसका जो वैल्यूएशन है वो रूल 28 के अकॉर्डिंग होता है. किसके अकॉर्डिंग होता है? रूल 28 के अकॉर्डिंग होता है. रूल 28 क्या कहता है? देखिए रूल 28 क्या कहता है. सबसे पहले आप देखो कि आपको ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है. इन केस आपको ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है तो आपको नेक्स्ट पॉइंट पे नहीं जाना. ओके. अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे? अवेलेबल नहीं है तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी की वैल्यू चेक करेंगे. लाइक काइंड एंड क्वालिटी चेक करेंगे. ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी चेक करेंगे. अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो रूल 30-31 पे आ जाएंगे. रूल 30 क्या बोलता है? रूल 30 बोलता है कॉस्ट पे 10% लगा के उसको सप्लाई की वैल्यू मान लो. कॉस्ट पे 10% लगाकर उसको सप्लाई की वैल्यू मान लो. 31 इज द रेजिडरी. अगर आपका कुछ नहीं हो पाता तो बचे कुचे मेथड से इसको इवेल्युएट करा जाएगा, वैल्यूएशन किया जाएगा. बट इसमें एक प्रोवाइजो है. प्रोवाइजो क्या बोलता है? इन केस जो रिसिपिएंट है, इन केस जो रिसिपिएंट है वो एलिजिबल है आईटीसी के लिए, जो एलिजिबल है आईटीसी के लिए, तो जितना भी सप्लाई की वैल्यू सप्लायर डिक्लेयर कर रहा है उसी को मान लेंगे. जितनी भी सप्लाई की वैल्यू सप्लायर डिक्लेयर कर रहा है तो उसी को मान लेंगे. हमें अब ये चेक करना पड़ेगा जो ब्रांच को हमने ट्रांसफर किया है क्या वो आईटीसी के लिए एलिजिबल है या नहीं है. सिंपल सी बात, ब्रांच कहाँ है? मुंबई में, महाराष्ट्र में वो रजिस्टर्ड है तो वो आईटीसी के लिए क्या है? एलिजिबल है. एलिजिबल है तो जो इन्होंने बेचा है, जितने में इन्होंने सेल करा है लाइक 10 lakhs में, वही हम क्या मान लेंगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे. फिर हमें क्या देखने की जरूरत नहीं है? ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, लाइक काइंड हमें दिया है, कॉस्ट दिया है, दैट वी डू नॉट हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन. व्हाई? बिकॉज हमें ये पता है वो आईटीसी के लिए एलिजिबल है. तो जितना भी ये देना चाहते हैं उतने में हम क्या मान लेंगे? सप्लाई मान लेंगे. अब हमें पता है 10 lakhs इसमें इंक्लूडेड है एंड 10 lakhs की वैल्यू सप्लाई आ रही है तो मैं इसको क्या करूंगी? बाइफरकेट नहीं करूंगी. मैं इसको बाइफरकेट नहीं करने वाली हूं. चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं. उसके बाद बोल रहा है इन द फेब्रुअरी मंथ कंपनी ने परचेज किया है रॉ मटेरियल. कंपनी ने क्या परचेज किया है? रॉ मटेरियल परचेज किया है वर्थ 60 लाख रुपीस का रॉ मटेरियल, जो कि 18% की रेट से आ रहा है.
प्रोडक्ट ए में यूज हो रहा है, तो प्रोडक्ट ए के ऊपर आउटवर्ड सप्लाई कितनी थी 18%, इनवर्ड भी कितनी आ रही है 18, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सेम एज बी के केस में, ये कहां से लिया गया, हरियाणा से लिया गया, हम कहां पे थे, हम है राजस्थान में, तो आईजीएसटी लगेगा। सेकंड क्या बोल रहा है, जो इंपोर्ट करा है कुछ मटेरियल 40 लैक्स का इंपोर्ट करा है @20%, जो कि प्रोडक्ट बी में यूज होगा, तो प्रोडक्ट बी पे आउटवर्ड सप्लाई कितनी है 28, हमारे भी इनपुट भी आ रहा है 28, तो कोई भी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का कोई भी पॉइंट नहीं है। बट ये कहां से आ रही है, ध्यान रखना, ये आ रही है यूएस से। गुड्स का जब इंपोर्ट होता है तो क्या लगता है कस्टम, सर्विस का जब इंपोर्ट होता है तो क्या लगता है जीएसटी। अब गुड्स का इंपोर्ट हो रहा है, हमें इतना पता है, पहले लगा बीसीडी फिर लगेगा आईजीएसटी। बीसीडी के रिगार्डिंग कुछ हमें दिया नहीं है, मुझे दिख रहा है जहां तक, तो हम क्या मानेंगे, बीसीडी नील है, डायरेक्ट आईजीएसटी यहां पर चार्ज कर लेंगे। चलिए दोनों में लगेगा आईजीएसटी, दोनों हो गई इंटरस्टेट। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है। उसके बाद सिंपल सी बात बोल रहा है, आईटीसी नील है, सारी वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, जो हर क्वेश्चन में हमें बोलता है। क्वेश्चन देखेंगे साथ साथ सॉल्व करते चलेंगे। देखिए, व्हाट शैल बी द जीएसटी लायबिलिटी पेड बाय द इन कैश लेजर, कैश में क्या पे करेगा, जितना आउटपुट लायबिलिटी है उसमें से आईटीसी लेस कर देंगे, नेट क्या आ जाएगा, कैश में आ जाएगा। उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, कॉलम बना रही हूँ, उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, कॉलम यहीं पे बना लेती हूँ, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, प्रोडक्ट ए के लिए, प्रोडक्ट बी के लिए। चलिए देखते हैं प्रोडक्ट ए के लिए कितना बनेगा इंटरस्टेट। प्रोडक्ट ए के लिए इंटरस्टेट कितना है 50 लैक्स, 50 लैक्स से 18% लगाइए 9 लैक्स आ जाएगा, 9 लैक्स सीधा सीधा आईजीएसटी में आ जाएगा, 9 लैक्स सीधा सीधा आईजीएसटी में आ जाएगा। सेकंड पॉइंट, इंटरस्टेट भी क्या है 50 लैक्स है, तो ये लग जाएगा 99%, 4,50,000 सीजीएसटी में एंड 4,50,000 आईजीएसटी में। ठीक है, उसके बाद आ जाओ प्रोडक्ट बी पे। प्रोडक्ट बी पे रेट क्या है 28% रेट है, रेट याद रखना 28% है, इंटरस्टेट 50 लैक्स है, तो 50 लैक्स पे 28% लगाइए, 14 लैक्स आ जाएगा यहाँ पर, 14 लैक्स आ गया यहाँ पर। उसके बाद इंट्रास्टेट कितना है 30 लैक्स, ध्यान रखना 30 लैक्स है, 14% लगेगा, 28 का रेट है, तो 4,20,000, 4,20,000 सीजीएसटी में एंड 4,20,000 एसजीएसटी में। यहां आ जाएगी ग्रोस टैक्सेबल वैल्यू, ग्रोस हमारा टैक्स कितना आ जाएगा 8,70,000, 8,70,000 एंड देन यहां देखते हैं क्या कह रहे हैं 9 लाख प्लस 1 लाख, 9 लाख प्लस 14 लाख, 9 लाख प्लस 14 लैक्स मतलब 23 लैक्स आ रहा है। अभी हमें देखना है इनपुट कितना है, इनपुट हमें पता है दोनों इंटरस्टेट है, तो दोनों में आईजीएसटी की अमाउंट आएगी। चेक कर लेते हैं आईजीएसटी की अमाउंट कितनी बनती है। एक तो बनेगी 60 लाख पे 18%, काउंट कीजिए 60 लैक्स पे 18% काउंट कीजिए, 60 लैक्स पे 18%, 10,80,000, 10,80,000। उसके बाद 40 लैक्स पे 28%, 40 लैक्स पे 28%, 11,20,000। टोटल काउंट करो कितना हो गया, टोटल हो गया है ये 22 लैक्स। अब हमें पता है आईजीएसटी को पहले करते हैं आईजीएसटी से, ठीक है। अब हमें पता है सारा का सारा आईजीएसटी यहीं पे यूटिलाइज हो जाने वाला है, 22 लैक्स पूरा का पूरा यूटिलाइज हो गया यहीं पे। और उसके बाद अगर बचता तो सीजीएसटी एसजीएसटी में यूज करते जैसे जैसे हमें जरूरत होती उस हिसाब से। तो 8,70,000 सीजीएसटी देना बनता है, 8,70,000 एसजीएसटी एंड 1 लाख हमें पे करना है आईजीएसटी। फर्स्ट ही आंसर मुझे नजर आ रहा है। चलिए फर्स्ट आंसर हो गया हमारा फिनिश। उसके बाद चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सपोज प्रोडक्ट ए जो है वो एग्जाम्प्ट है, प्रोडक्ट ए जो है वो एग्जाम्प्ट है, व्हाट शैल बी द एग्रीगेट टर्नओवर। हम ये बार बार पढ़ चुके हैं, एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स द एग्जम्प्टेड सप्लाई आल्सो, एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड द एग्जम्प्टेड सप्लाई आल्सो। तो सबको ऐड कर देंगे तो क्या होगा, सॉरी पीछे जाना है, सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा, सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगी हमारी एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करो 50 लैक्स 50 लैक्स 1 करोड़ 1 करोड़ 50 लैक्स और 30 लैक्स 1 करोड़ 80 लैक्स मस्ट बी द आंसर है ऑप्शन में। यस ए हमें अवेलेबल है 1 करोड़ 80 लैक्स। चलिए उसके बाद what shall be the value of supply of product A transfer to its branch in Mumbai। हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ब्रांच को जो ट्रांसफर किया है वो 10 लैक्स पे लाइबल है, ब्रांच को जो ट्रांसफर किया है वो किस पे लाइबल है
10 lakhs पे लायबल है। चलिए उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद क्या बोल रहा है, सपोज आउट ऑफ इंपोर्टेड मटेरियल अमाउंटिंग टू 40 लैक्स। देखना पड़ेगा इंपोर्ट हमने कितना करा है मटेरियल, हमने मटेरियल इंपोर्ट करा है 40 लैक्स का, ठीक है। आउट ऑफ 40 लैक्स 10 lakhs was sold to another local customer, 10 lakhs was sold to another local customer before the home consumption। अब ये है वेयर हाउसिंग सेल, क्या है, वेयर हाउसिंग सेल। अब आपको ये बात लर्न करनी है, आई डोंट नो कितनों को रिकॉल हो पा रही है। जब भी वेयर हाउसिंग सेल होती है, जब भी वेयर हाउसिंग सेल होती है, मान लो ए ने बी को क्या करा, ए ने प्रोडक्ट मंगवाया, वो अभी तक वेयर हाउस में पड़ा है, एंड बी को उसने क्या करा, पहले ही सेल कर दिया बिफोर क्लियरिंग फॉर द होम कंजम्पशन। तो ए से जो बी की सेल है, जो ए से बी की सेल है वो क्या है, जो ए से बी की सेल है वो क्या है, वो सेल क्या है, जीएसटी के दायरे में नहीं आएगी एज पर शेड्यूल 3। जो ए से बी की सेल है वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगी एज पर शेड्यूल 3। उसके बाद क्या कहता है, What shall be the GST payable through the electronic cash ledger। इस केस में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से हम कितना पे करेंगे, सिंपल सी बात है, कितना पे करेंगे। चलिए देखते हैं क्या कंसेप्ट बन रहा है यहाँ पे। जो 40 लैक्स है, 40 लैक्स का जो इंपोर्टेड मटेरियल है, 40 लैक्स का जो इंपोर्टेड मटेरियल है अमाउंटिंग टू 10 लैक्स वर सोल्ड टू अनदर लोकल कस्टमर। सिंपल सी बात है, मेरे लिए वो सप्लाई बनेगी नहीं, मतलब सप्लाई पे कुछ भी चेंज नहीं आएगा, सप्लाई पे कुछ भी चेंज नहीं आएगा। बट क्या होगा, बट क्या होगा, इसको क्या मिलेगा, इसको सिर्फ 30 लैक्स पे ही क्या मिलेगा, इसको सिर्फ 30 लैक्स पे ही क्रेडिट मिलेगा, 30 लैक्स पे ही क्रेडिट मिलने वाला है इसको। चलिए देखते हैं, 10 लैक्स जो इसने सोल्ड कर दिया वो भी हमें हटाना पड़ेगा। चलिए तो क्या हुआ यहाँ पे, 10 लैक्स जो हमने सेल कर दिया वो तो हमारे लिए सप्लाई है ही नहीं, बट क्या होगा, अब जो 10 लाख का मटेरियल है वो बी क्लियर करवाएगा ना, जो 10 लाख का मटेरियल है वो कौन क्लियर करवाएगा, बी क्लियर करवाने वाला है। मुझे सिर्फ कितना क्लियर कराना है, मुझे सिर्फ 30 लैक्स का क्लियर कराना है, 30 लैक्स का मुझे क्लियर कराना है, तो मुझे क्या आईटीसी भी तो 30 लैक्स पे मिलेगा ना, तो 30 लैक्स पे निकालिए 28%, 8,40,000, 8,40,000 में ऐड कीजिए 10,80,000, 10,80,000, 19,20,000 का मुझे अब आईटीसी मिलेगा टोटल। मुझे 22 का आईटीसी ना मिलके 19,20,000 का आईटीसी मिलेगा, उसमें से लेस कर दीजिए 23 लैक्स, मतलब 3,80,000 का मुझे कैश में पे करना है, 3,80,000 का मुझे कैश में पे करना है। एक बार देख लेते हैं, इन दोनों पे तो कुछ चेंज नहीं आएगा, 3,80,000 870 870 3,80,000 870 870, यस ए। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, चलिए यस आंसर हो गया हमारा यहाँ पे क्लियर। उसके बाद आ जाइए 37.5 में क्या बोल रहा है, इफ द पेमेंट फॉर प्रोडक्ट ए, अगर प्रोडक्ट ए की पेमेंट रिसीव होती 25 फरवरी को फ्रॉम द वन ऑफ हिज कस्टमर फॉर द गुड्स डिलीवर्ड ऑन 28 फरवरी, गुड्स कब डिलीवर हुई है 28 फरवरी, इनवॉइस कब इशू किया गया है 3 मार्च। सिंपल ही बात है, गुड्स का केस है, गुड्स के केस में क्या होता है टाइम ऑफ सप्लाई, गुड्स के केस में होता है डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। डेट ऑफ इनवॉइस क्या है 3 मार्च, और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या होनी चाहिए, जिस दिन डिलीवर करा है, जिस दिन डिलीवर करा है 28 फरवरी। तो हमारा आंसर क्या होगा, दोनों में से अर्लियर क्या होगा, लास्ट डे ऑफ इनवॉइस क्या होना चाहिए, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस होना चाहिए जिस दिन डिलीवरी करी है, जिस दिन डिलीवरी करी है, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस 28 फरवरी, 3 मार्च, दोनों में से अर्लियर 28 फरवरी मस्ट बी द आंसर। एक बार चेक करते हैं, बी इज द आंसर, यस
बाकी सबका ए था, बाकी लास्ट का बी था, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए यस करेक्ट है हमारा आंसर। हो गया यहाँ पे हमारा फिनिश 37th केस स्टडी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।